हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटर पॉलिस पर। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रीव्रज सिंह। दोस्तों, इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपके लिए यूनिट 1 पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 बताया हुआ था, और उस यूनिट 1 में मैंने आपके लिए पार्ट 1 जो समझाया था पॉलिटिकल साइंस का, उसमें आपके लिए कुछ खास तरह की हेडिंग्स बताया था, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ भारत में, उसके बारे में आपको बताया था। तो मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक आपको टॉपिक समझाया था। उसके अलावा मैं आपके लिए बताया था कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार में ईस्ट इंडिया कंपनी आई एंड लेटर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आफ्टर 1857 कंट्रोल कर ली हमारे देश को। तो वे सारे इंसिडेंट्स मैंने आपके लिए समझाए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप BA फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट जो है उसमें जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप वहाँ उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कुछ नेक्स्ट हेडिंग्स। तो लिखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए, द डायरकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। डायरकी का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी मीडियम वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके थोड़ा सा बता देता हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों को आई होप मालूम होगा डायरकी का मीनिंग, लेकिन अगर नहीं मालूम है उनको भी तो डोंट वरी, मैं बताता हूँ आपकी। डायरकी का मतलब होता है फ्रेंड्स द्वैध शासन। क्या होता है? द्वैध शासन। अब आप कहोगे कि सर कोई इजी वर्ड नहीं मिल पाएगा क्या इसका? बिल्कुल मिलेगा यार, हर चीज़ मिलना पॉसिबल है आज के ज़माने में। तो द्वैध शासन का मतलब होता है ड्यूअल रूल। क्या होता है? ड्यूअल रूल। यानी कि इस पूरे प्रावधान के थ्रू या इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश सरकार ने इंडियंस को फिर से एक बार लालच देने की कोशिश की, एक बार फिर से लॉलीपॉप देने की कोशिश की, एंड दैट लॉलीपॉप वॉज डायरकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो क्या किया था सरकार ने इस एक्ट में, ब्रिटिश सरकार ने? तो लिखा हुआ है कि 2 लेजिस्लेटिव मेजर्स वर टेकन टू इम्प्लीमेंट अ न्यू पॉलिसी। इस नई एक्ट को लागू करने के लिए 2 लेजिस्लेटिव मेजर्स बनाए गए, मतलब 2 तरह की विधायी का व्यवस्था बनाई गई। कैसी व्यवस्था बनाई गई? द फर्स्ट, पहली व्यवस्था कि इस्टेब्लिश्ड इन द प्रोविंसेस द सिस्टम नोन एज डायरकी। ऐसी व्यवस्था क्या बनाई गई कि देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सेंटर लेवल पर, मतलब केंद्र के स्तर पर, तो जो गवर्नर जनरल था उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑलरेडी थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट थी भारत में। लेकिन इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश सरकार ने ये कोशिश की कि प्रोविंसेस में भी एक इलेक्टेड सरकार, या मैं बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली इलेक्टेड सरकार चलाने का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया, या चलाने की पॉलिसी लॉन्च कर दी कि भाई अब राज्य में भी विधानसभाएं होंगी तो इस तरह की व्यवस्था रहेगी। ऑल्दो जो गवर्नर होता था वो ब्रिटिश होता था, मतलब जो गवर्नर रहेगा वो ब्रिटिश सरकार का रहेगा, और जो मेंबर्स रहेंगे इनडायरेक्टली डायरेक्टली इलेक्टेड वो इंडियंस रहेंगे। तो यहाँ पर इसी सिस्टम को क्या बोला जाता है? डायरकी बोला जाता है। तो आपके लिए अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरकी, या हाउ डायरकी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो आप फर्स्ट लाइन से लेकर ये 3rd लाइन तक लिख सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग। नो चेंज वॉज मेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं आपको जो बताया थोड़ी देर पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी थी तो उसमें कोई चेंज नहीं किया सरकार ने। बट इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर्टेन सब्जेक्ट्स फॉर व्हेन देयर वॉज नो मनी वर ट्रांसफर टू इंडियन मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। तो इस लाइन्स का मतलब है फ्रेंड्स कि सरकार ने केंद्र में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन राज्यों में कुछ बदलाव कर दिए इस एक्ट के थ्रू। क्या बदलाव कर दिए? ये कुछ खास तरह के जो सब्जेक्ट्स थे वो बेसिकली सरकार ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, मतलब ब्रिटिश सरकार ने राज्य सरकारों को सौंप दिए। वो सब्जेक्ट्स क्या थे? जैसे पुलिस, लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, ये सब्जेक्ट्स को सरकार को सौंप दिए गए। और बेसिकली ये पूरा मैनेजमेंट किसके हाथ में चला गया? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, वो होते थे कौन? इंडियन मेंबर्स यानी कि मिनिस्टर्स, और जो हेड होता था उनका वो होता था कौन? गवर्नर। जैसे आज आप देखते हो ना कि लेट्स से कि हम MP की बात करें तो MP में भी गवर्नर होता है और CM होता है। तो CM इज़ मोर पावरफुल देन द गवर्नर। बट एक्चुअल में क्या होगा कि भाई अगर गवर्नर साइन नहीं करता है किसी भी बिल पर तो एक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये अंग्रेज़ों की चाल थी कि भाई उन्होंने क्या किया कि इंडियंस को सुविधा तो दी, इंडियन मेंबर्स को मौका तो दिया कि आप राज्य में इलेक्शन लड़के आप पार्ट बन सकते हो स्टेट असेंबलीज़ का या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स का। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि गवर्नर उनका कौन किसका था? उनका आदमी था, उनका मतलब अंग्रेज़ों का आदमी था। दैट्स वाई कुछ ज़्यादा अच्छा हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी एक 2 तरह की व्यवस्था यहाँ पर आई जो मैं आपको बताया कि लिस्ट बना दी गई कि भाई ये सब्जेक्ट्स या ये लॉज पर काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट और इन लॉज पर काम करेगी सेंट्रल
गवर्नमेंट। तो कुछ खास तरह के लॉज क्रिएट कर दिए गए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से लॉज आते थे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज को, जैसे बैंकिंग व्यवस्था उस समय जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल देखती थी। इसके अलावा अगर मैं आपकी थोड़ी सी बात करूँ तो डिफेंस वाला जो मामला था उस समय जो आर्मी वगैरह होती थी वो पूरा मैनेजमेंट ये करते थे। इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस वो पूरा ही मैनेज करते थे। ये सेंटर की बात हो गई। और स्टेट की बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, पुलिस हो गया, इरिगेशन हो गया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो गया, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। तो दोस्तों, आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनने के बाद भी ऐसी व्यवस्था आज हमको हमारी कानून व्यवस्था में दिखती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में, या हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही बताते हैं रिस्पॉन्सिबल कि उनके ही वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया है। तो ये ब्रिटिश सरकार का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि उनकी वजह से ही बहुत कुछ बदलाव हमारे देश में हुआ। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो देश को छोड़कर जाएं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए दैट, तो उसकी वजह से उनको जाना पड़ा। तो ये थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियोस में या आगे जो हम बढ़ेंगे तो हम देखते जाएंगे। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए उसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है हमारे इस आज के वीडियो लेक्चर की, और ये हेडिंग का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों, अगर मैं आपके लिए इस एक्ट का बहुत ही शॉर्ट में बताऊं तो आप इतना सा ध्यान रख लो बस कि 1935 का जो एक्ट है ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया सबसे अच्छा एक्ट माना जाता है। क्यों? कि आपको मैंने बताया, पार्ट 1 में ही बताया था मैंने आपके लिए कि 1862 में भी अंग्रेजी सरकार एक्ट बनाई, 1892 में एक्ट बनाई, उसके बाद 1909 में एक्ट बना, 1919 में एक्ट बना। लेकिन 1935 का जो एक्ट था वो सारे एक्टों से अच्छा था। तो सबसे ख़ास बात इस एक्ट की यही है। दूसरी खास बात अगर मैं आपको बताऊं, सो एज यू नो कि 1935 का जो एक्ट है इसके ज़्यादातर या मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस को कॉपी किया गया है इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में 1935 के एक्ट की जो बातें थीं, जो प्रोविजंस थे, उनको डिक्टो या सेम टू सेम कॉपी किया गया है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट हमको समझना है अभी हिस्टोरिकल परसेप्शन में 35 का एक्ट, तो हम थोड़ा सा उसको समझ भी लेते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रिप्रेजेंटेड द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल इनेक्टमेंट फॉलोइंग द एक्ट ऑफ 1919। 1919 के बाद ये एक्ट बनाया गया और सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल इनेक्टमेंट था ये, मतलब दूसरी बार संविधान बनाया गया था कि भारतीय लोग किस तरह से काम करेंगे या इन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या क्या हिंदुस्तान में करेगी। इट कंसिस्टेड ऑफ 2 सेक्शंस। इस एक्ट में 2 सेक्शंस का जिक्र था। द फेडरल सेक्शन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द प्रोजेक्टेड ऑल इंडियन फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स एंड द प्रोविंशियल सेक्शन फॉर द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो 2 तरह के इसमें सेक्शन थे। पहला सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्शन था जिसको फेडरल सेक्शन कहा जाता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें होती थी और इनकी एक हिसाब से बोल सकते कि यूनियन थी, एक फेडरेशन था, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और दूसरा था इंडियन स्टेट्स, मतलब भारतीय राज्य। तो इसमें राजा महाराजाओं के जो राज्य होते थे वो पार्ट होते थे। इस तरह से सेट की खास बातें थी। द प्रोविजनल सेक्शन केम इनटू ऑपरेशन 1937। ये जो पूरा अरेंजमेंट है 1935 का, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1937 में। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा 1935 के एक्ट को। फिर दिया होगा फ्रेंड्स आपके लिए द फेडरल गवर्नमेंट। तो मैं आपके लिए बताया कि 1935 के एक्ट के बनने के बाद 1937 में व्हेन दिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड ओवर द कंट्री, तो उसमें कुछ बदलाव किए गए। तो क्या लिखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट में कि द फेडरल लेजिस्लेचर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, डोंट बी कन्फ्यूज्ड अबाउट द वर्ड फेडरल। फेडरल का मतलब होता है जहाँ पर दोहरी व्यवस्था हो, जिसमें केंद्र बड़ा होता है और स्टेट गवर्नमेंट छोटा होता है। तो फेडरल लेजिस्लेचर में क्या था कि 2 चैम्बर्स थे। एक चैम्बर का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरे चैम्बर का नाम था फेडरल असेंबली। तो अब बहुत शानदार आपके लिए वर्ड आए हुए हैं यहाँ पर। फेडरल असेंबली मतलब हम बोल सकते हैं कि लोकसभा, फाइनली इसका नाम क्या रख दिया गया? लोकसभा। और ये था काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। तो इस 1935 एक्ट के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट में 2 तरह के हाउसेस क्रिएट किए गए। सो एज यू नो, मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में और पिछले पार्ट 1 में भी कि पहले एक ही हाउस होता था और उस हाउस का नाम था गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव
काउंसिल थी, बस वो था। लेकिन अभी एक हाउस के अलावा एक हाउस और बन गया, काउंसिल ऑफ स्टेट। द प्रिंसेस वर टू बी रिप्रेजेंटेड इन बोथ द हाउसेज एंड ऑल प्रोपोर्शंस टू द साइज ऑफ देयर स्टेट्स। तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे हमारे देश में, आप जानते हो आज़ादी के पहले, वो दोनों हाउसेस का पार्ट बन सकते थे, लेकिन कंडीशन ये थी कि उनकी राज्य की जो जनसंख्या है उसके बेसिस पर ही प्रिंसेस को रिप्रेजेंटेशन मिलता था। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूजन बाय एंड रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर जनरल वॉज टू बी सेटअप बट देयर कॉम्पिटेंस वॉज स्ट्रिक्टली लिमिटेड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे उनको चूज़ किया जाता था गवर्नर के द्वारा। ये मतलब गवर्नर जो होता था वो इनको पसंद करता था कि भाई हम इन लोगों को या इन इंडियंस लोगों को हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट में फेडरल असेंबली का पार्ट बनाएंगे। तो ये एक हिसाब से गवर्नर जनरल पर डिपेंडेंसी बनी हुई थी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मतलब अंग्रेजों ने कुछ ऐसे बदलाव तो किए जो अच्छे थे, लेकिन साथ में उन्होंने कंट्रोल भी रखा कि ऐसे व्यक्ति को बना के रखेंगे, कुछ खास जिम्मेदारी देंगे कि उसके कहे बिना कुछ भी इम्प्लीमेंट ना हो पाए। आगे लिखा हुआ फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर कि देयर वॉज नथिंग इन द एक्ट रिक्वायरिंग द मिनिस्टर टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। द गवर्नर जनरल हैड ओवर राइडिंग पावर्स इन एवरी मैटर। तो आपके लिए जो मैं बता रहा था वो यहाँ पर और लिखा हुआ है कि गवर्नर जनरल को एक हिसाब से क्या थी, खास पावर थी, और स्टेट में अगर मैं बात करूँ तो गवर्नर्स को पावर थी। तो इस तरह से व्यवस्था थी। मतलब इससे भी भारतीय लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए थे, क्योंकि खुशी तो दोस्तों जब ही थी जब हम फाइनली आज़ाद हो गए। तब तक तो बस ऐसा है कि ये सारी प्रोसीडिंग्स हो रही थी वन बाय वन। अब लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर डायरकी एबोलिश्ड। तो डायरकी एबोलिश्ड मतलब डायरकी का ख़त्म होना। तो 1919 का जो डायरकी का एक्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया। बेसिकली आगे जाकर लिखा हुआ है द प्रोविंसेस वर मेड ऑटोनोमस। प्रोविंसेस को ऑटोनोमस बना दिया गया, मतलब उनको कुछ खास तरह की ऑटोनॉमिक पावर दे दी गई कि भाई अपने हिसाब से आप मैनेज कीजिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट इंटरफेयर इन योर jurisdiction or in your administrative matters. All the departments of government were assigned to matters responsible to the provincial legislatures. जितने भी सरकार के डिपार्टमेंट थे उनमें बेसिकली जो मिनिस्टर्स होते थे, इलेक्टेड मिनिस्टर्स, उनसे उनको जोड़ दिया गया। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे आज आप देखते हो कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे ही सारे डिपार्टमेंट अटैच होते हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट की एक मिनिस्टर होता है और वो सारा फाइनली उसका मैनेजमेंट रहता है या वो हेड होता है, और उसके ही कहने से या उसके ही सिग्नेचर से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। तो सिमिलर वे में इस तरह की व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि भारतीय नाराज़ हो रहे थे। इस वजह सरकार ने क्या किया, डायरकी को एबलिश कर दिया, नहीं तो वो नहीं करते। बट द प्रोविंशियल गवर्नर हैड ओवर राइडिंग पावर्स। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स कि ब्रिटिश सरकार मान तो गई ये सब करना, लेकिन राइडिंग पावर्स थी फिर भी कुछ गवर्नर्स को, मतलब जो गवर्नर्स थे ब्रिटिश गवर्नर्स, उनको कुछ खास तरह की शक्तियाँ दे दी गई, जैसे कि वीटो पावर। ओके, तो वीटो पावर मतलब क्या होता है कि जैसे मान लें के लिए कि इंडियन मिनिस्टर्स जो थे उनको रिस्पॉन्सिबल तो बना दिया गया कि ठीक है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी आपके मैटर्स में, बट कुछ ऐसे खास तरह के वीटो पावर थे जो गवर्नर को दे दिए गए। जैसे कि कोई पर्टिकुलर लेजिस्लेशन है दैट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश सिस्टम और दैट वाज द वायलेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसको क्या करता था, गवर्नर वीटो लगा देता था। वीटो मतलब एक बहुत सिंपल सा अगर मैं आपको लैंग्वेज में बताऊं तो वीटो का मतलब होता है कि कोई खास तरह का बिल जब गवर्नर के टेबल पर आता है सिग्नेचर के लिए, तो गवर्नर क्या करता है, उस बिल को ना तो उस पर साइन करता है, ना ही उस बिल को फाड़ कर फेंकता है, बल्कि वो सिंपल क्या करता है, अपने पास रख लेता है और उसको जब तक रख सकता है जब तक उसका मन है। मीन्स नो बडी कैन क्वेश्चन अगेंस्ट द बिल, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इस तरह की हायरार्की की व्यवस्था थी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की हेडिंग अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में क्या हुआ। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था फ्रेंड थोड़ी देर पहले, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1935 के एक्ट की हम लोग बात कर रहे थे, ये वाला जो एक्ट था इसके बारे में। तो इसी एक्ट के थ्रू 1937 में ये लागू हुआ, और लागू होने के बाद इसी एक्ट में लिखा हुआ था कि इलेक्शंस कराए जाएंगे। और यहाँ पर वही बता रहे हैं आपके लिए कि द प्रोविंशियल सेक्शन ऑफ द एक्ट केम इनटू ऑपरेशन 1937। द कांग्रेस फाउंड मिनिस्ट्रीज इन 7 प्रोविंसेस। कांग्रेस को 11 राज्यों में से 7 राज्यों में क्या मिली, जीत मिली। जी हाँ, तो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस होते थे उस समय, कितने होते थे, 11 राज्य होते थे। तो इनमें 7 राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली, और 1939 तक कांग्रेस की जो मिनिस्टर्स थे या कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी वो पावर में बनी रहीं। When they resigned on account of the differences with the British
गवर्नमेंट। और बेसिकली इन्होंने कब रिज़ाइन कर दी मिनिस्ट्रीज़ ने, जब ब्रिटिश सरकार के साथ इनका झगड़ा हो गया, डिफरेंसेस क्रिएट हो गया। किस बेसिस पर कि जर्मनी के खिलाफ अंग्रेजों ने क्या की थी, वॉर छिड़ दी थी, क्योंकि इंडियंस नहीं चाहते थे किसी भी तरह की वॉर हो, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने को सेटिस्फाई करने के लिए वॉर लड़ना चाहती थी। इस वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया। तो मतलब मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि सरकारें ब्रिटिश आज़ादी के पहले भी बन चुकी थी अंग्रेज़ों के राज में, लेकिन कुछ कॉन्ट्राडिक्शन से, कुछ लड़ाइयाँ थी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इस वजह से सरकारें रेगुलरली नहीं चल पाई। और सबसे खास बात ये थी कि 1937 की जो हम बात कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड तक गांधी आ चुके थे देश में, और गांधी का मानना था कि पूर्ण स्वराज्य मिलना चाहिए। तक ऐसा कब तक चलेगा कि कुछ सरकार मिलती जुलती चल रही है, यानी कि गवर्नर उनका है, यानी गवर्नर ब्रिटिश सरकार का है, और मिनिस्टर्स इंडियंस हैं। तो बहुत सारे आंदोलन मतलब हो रहे थे इन सारी चीज़ों के साथ में। तो वो भी आगे आपके लिए आपके सिलेबस में के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आप थोड़ा सा इसको देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब हमने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताया हुआ था पार्ट 1 में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बहुत शॉर्ट में यहाँ पर बताया हुआ है आपके लिए, मैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड नहीं समझा रहा हूँ आपके लिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ बस। तो लिखा हुआ है कि थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कब से कब तक चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 से 1945। एफर्ट्स लगाए गए to bring about a reapproachment between the Indian political parties on the one hand and the British government on the other। तो इस पूरे पीरियड में बहुत कोशिश की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि कुछ बातचीत हो जाए, लेकिन वो बातचीत थी कि होने का नाम नहीं ले रही थी। तो अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग के बाद अगस्त का महीना आया। अगस्त 8 की बात है 1940। तो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड लिंथलागो, मेड ए स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी विच इज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज द अगस्त ऑफर। तो इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई, और इसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अगस्त ऑफर बोलते हैं, बिकॉज दिस पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड और वॉज कम ऑन द टेबल इन द मंथ ऑफ अगस्त। So he declared that the British government could not contemplate transfer of their present responsibilities for the peace and welfare of India to any system of government। तो यहाँ पर लिख दिया, यहाँ इस पॉलिसी में लिखा हुआ था कि जो ब्रिटिश सरकार है could not contemplate transfer of their present responsibilities, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती इस सिचुएशन में। मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊँ फ्रेंड्स, तो ये बताया हुआ है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसके पहले, उसके शुरू होने के पहले ये वादा कर दिया था कि हम अगर मतलब ऐसा है कि भारत हमारी मदद करता है या भारत के सैनिक हमारी मदद करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इंडिया को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। लेकिन वो होता है ना कि जो वादा किया था उस वादे को निभाया नहीं था उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने। इसी वजह से आंदोलन और ज़्यादा बढ़ने लगे। तो लॉर्ड लिथनलागो का ये जो प्रपोजल था, ये जो पॉलिसी थी, इससे बहुत ज़्यादा रोष व्यक्त हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा इंडियंस में आ गया, और बहुत ज़्यादा जगह पर रियोट्स हुए, वायलेंस क्रिएट हुआ। लेकिन ब्रिटिश सरकार थी कि वो इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि हमने कोई वादा ही नहीं किया था ऐसा। तो हो सकता है भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से बोलते हैं ना, तो ये बस वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। अब यहाँ पर बता रहे हैं आपके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो फ्रेंड्स ये सारी घटना होने के साथ में ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। और इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात अगर मैं करूं थोड़ा सा आपसे, तो नो डाउट गांधी ने इसको चलाया हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। इसी आंदोलन में एक पार्ट और है जिसको आप बोलते हैं सॉल्ट ब्रेक लॉ, या नमक कानून तोड़ने की जो घटना थी वो इसी में हुई थी। तो लिखा हुआ है द अनसेटिस्फैक्ट्री कैरेक्टर ऑफ दिस स्टेटमेंट लेट द कांग्रेस टू अडॉप्ट एन इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन अंडर लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी विच वॉज इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 1940। तो 1940 के अक्टूबर के महीने में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो चलाया गया अगेन। और उस मूवमेंट में कांग्रेस के जो लीडर थे महात्मा गांधी, इन्होंने इसको चलाया क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के इस रवैये से, या जो वादा किया था ब्रिटिश सरकार ने, उस वादे से वो लोग मुकर चुके थे। तो उस वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वैसे ही परेशान था भारत, और ब्रिटिश सरकार थी जो देश से जाने का नाम नहीं ले रही थी। और इसी सेम पीरियड में एक घटना और हो गई, और वो घटना थी डिमांड फॉर पाकिस्तान। यानी कि जो मुस्लिम थे वो इस टाइम तक बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को समझ चुके थे कि अंग्रेज ही ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, हमको अलग देश दिला सकते हैं। और अंग्रेज़ ये चाहते भी थे
क्योंकि उनका सोचना था कि मतलब बोलते हैं कई ऐसे ऑथर्स ने अपनी बुक्स में मेंशन किया है, अंग्रेज़ों की हमेशा से ये प्लानिंग थी कि हम जब भी देश से जाएंगे तब हम एक ऐसा कांड करके जाएंगे कि दोनों देश हमेशा लड़ते रहेंगे, दो धर्म के लोग, दो जातियों के लोग हमेशा आपस में लड़ते रहेंगे। तो आप देख भी सकते हो फ्रेंड्स, वही हो रहा है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि एट द सेम टाइम द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उनका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उन्होंने अपने लाहौर का सेशन किया, मतलब लाहौर में उनकी एक मीटिंग हुई 1940 में, और इन्होंने डिमांड रखी उस लाहौर के सेशन में पाकिस्तान की। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ सकता है आपके लिए कि इन विच सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिमांडेड फॉर पाकिस्तान, तो द आंसर इज लाहौर। आपको आ सकता है ये ईयर में ही पूछ सकते हैं कि इन विच ईयर, सो आंसर इज 1940। तो ये मैं आपको थोड़े बहुत जो कोशिश हो सकती है ऑब्जेक्टिव की वही मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। बाकी मैं सेपरेट वीडियो ऑब्जेक्टिव का बहुत जल्द लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताऊँगा। तो इसमें एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करी लाहौर के सेशन में मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, मुस्लिम मेजोरिटी के द्वारा, और डिमांड की गई कि भारत का जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, यानी कि आप इस मैप में देख सकते हो ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है इस तरफ वाला, तो यहाँ के जो प्रोविंस हैं इन प्रोविंसेस को कार्व्ड आउट करके भारत से एक नया देश बनाया जाए, ऐसी डिमांड इस सेशन में उठाई गई बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। चलिए आगे दिया हुआ है आपके लिए द क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन जो है फ्रेंड्स हम इसका डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और क्रिप्स मिशन के बाद हमारी कुछ हेडिंग्स और बची हुई, जैसे मतलब ये है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन 1 में आपके लिए 2 पार्ट हो चुके हैं, एक पार्ट और आएगा, उस पार्ट में आपके लिए पूरा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके लिए पूरा 3 पार्ट में हो जाए वीडियो, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, बिकॉज अगर शॉर्ट में समझाऊँगा तो भाई शॉर्ट में कुछ नहीं हो पाएगा। वाई? बिकॉज आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पर सबको डिटेल में लिखना पड़ता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी टू कंप्लीट ऑल द आंसर्स इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। चलिए तो इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश। जय हिंद, जय भारत।